आतिश एक हफ्ते के लिए मुंबई गया था। वहां पर उसके फैशन डिजाइनर के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और एक हफ्ते बाद ही उसका फैशन शो था। वह कल ही वापस आया था, लेकिन इस एक हफ्ते में बहुत कुछ था जो उसके साथ हुआ था, जिसके बारे में शायद किसी को भनक तक नहीं थी। आतिश ने खुद के अंदर भी बहुत कुछ संभाल रखा था। वह वापस आने के साथ ही अपने काम पर लग गया। घर आने का, खाना खाने का, आराध्या से मिलने का उसे टाइम ही नहीं मिला। आराध्या उसकी इस लगन को देखकर बहुत खुश थी। आखिर उसकी इस लगन और मेहनत की वजह से ही तो आज उसकी कंपनी दिल्ली की टॉप 10 फैशन इंडस्ट्री में आती है और आतिश पूरी कोशिश कर रहा था अपना नाम नंबर 1 पर ले जाने की। लेकिन इसके लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी दुश्मन है, जो कि है गुस्सा। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था, जिसकी वजह से कई बार उसका बना बनाया काम भी बिगड़ जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आतिश बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि शाम को फैशन शो होने वाला था और उसके शो में रैंप पर करने के लिए शो स्टॉपर ही नहीं था। रणवीर और प्रियंका के साथ राजवीर भी आतिश के फैशन में शामिल होने के लिए आया था। यहाँ तक कि काम्या और ओजस भी थे। यहाँ तक कि तेजस भी खुद वहीं मौजूद था। मीरा और कमल के साथ उनकी बेटी मृणाल भी मौजूद थी और सबके सब इस वक्त आतिश को ही देख रहे थे, जो कि गुस्से में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। प्रियंका ने उसे समझाते हुए कहा, देखो आतिश, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। माना शो स्टॉपर फैशन शो की जान होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिना शो स्टॉपर के तुम्हारा फैशन शो हिट नहीं जाएगा। तुम्हारे पास और भी अच्छी अच्छी मॉडल्स हैं। तुम चाहो तो उनमें से किसी को भी शो स्टॉपर बना सकते हो। लेकिन आतिश ने गुस्से में प्रियंका को देखते हुए कहा, मामी बुआ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप तो खुद एक फैशन डिजाइनर हैं, तो आप मुझे ऐसा कैसे कह सकती हैं कि शो स्टॉपर कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं होती है। मेरी कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, लेकिन शो स्टॉपर कोई बड़ी सेलिब्रिटी ही होती है, तभी तो मेरा पीस मास्टरपीस होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक भी शो स्टॉपर नहीं है। ये जो बाहर मॉडल्स हैं, ये सारी की सारी फ्रेशर हैं। मैं इन्हें अपना मास्टरपीस कलेक्शन नहीं दे सकता था। वो ड्रेस कुछ ऐसी है जो बहुत यूनिक है, जिसे मैंने बहुत सोच समझकर डिजाइन किया है और उस की डिजाइन के लिए मुझे वैसा ही इंसान चाहिए। वो ड्रेस सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि मेरी 3 साल की मेहनत है। और मैं चाहता था जब कोई उसे पहने तो न केवल खूबसूरत लगे, बल्कि ये भी लगे कि वो कपड़ा वो डिजर्व भी करती है। आराध्या भी उसकी बात सुन रही थी और वह भी परेशान हो जाती है। सच में इस एक डिजाइन के लिए आतिश ने न जाने कितनी रातों की नींद खराब की थी। न जाने कितनी बार वह परेशान होता हुआ घर आया था। अपना डिजाइन पूरा न होने की वजह से उसने कितना स्ट्रेस लिया था और वह यूं ही किसी को वो डिजाइन पहनने को नहीं दे सकता था। जिस मॉडल के साथ उस की बात हुई थी, उस मॉडल ने आखिरी वक्त पर इनकार कर दिया था और डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आतिश ऐसे ही हार नहीं मान सकता था। आखिरकार एंकर वहां आते हैं और आतिश से कहते हैं, सर, शो शुरू होने का टाइम हो गया है। आतिश ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और हाँ में सिर हिलाया। एंकर वहां से चले जाते हैं
और बाहर जाकर अपना काम करने लगते हैं। वह एक एक करके अनाउंस करने लगते हैं और एक एक करके सारी मॉडल्स रैंप पर वॉक कर रही थी। सारा परिवार एक तरफ बैठा था, लेकिन सबके चेहरे पर परेशानी थी क्योंकि आतिश परेशान था। 5 मॉडल्स रैंप वॉक कर चुकी थी और उनका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ तक कि उसकी एडवांस बुकिंग और उसके लिए काफी बड़ी बड़ी कंपनी ने अपनी मॉडल्स के लिए रिक्वायरमेंट मांगी थी। आतिश को पता था कि उस के कंपनी में काम करने वाले सारे फैशन डिजाइनर बहुत हार्ड वर्किंग हैं और सबके डिजाइन्स बहुत यूनिक हैं। लेकिन आतिश अपने मास्टरपीस का क्या करे? वह ऐसे ही इसे खराब नहीं होने दे सकता था। आराध्या कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजर सामने रैंप पर चल रही मॉडल्स की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ खड़े आतिश पर थी, जिसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने अपना फोन निकाला और ऋषि को मैसेज किया, आपने कुछ किया क्यों नहीं अभी तक? सामने से ऋषि का रिप्लाई आता है, मैंने कहा ना आराध्या, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे बेटे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आराध्या ने एक नजर आतिश को देखा, जिसके चेहरे पर हताशा थी। उसने जल्दी से ऋषि को मैसेज करते हुए कहा, जल्दी से कुछ कीजिए, आतिश बहुत परेशान है। उसका मास्टरपीस वो खराब नहीं होने दे सकता और अभी तक कोई मॉडल मिला ही नहीं है जो उसका मास्टरपीस पहन सके। आतिश कहता है कि उसकी वो डिजाइन पहनने की औकात किसी की नहीं है, बल्कि वो ड्रेस खुद सिलेक्ट करेगी कि वो किसके ऊपर जाएगी। ऐसे में तो कोई भी मॉडल उसके लिए सूटेबल नहीं हो पाएगी। अभी एक डांस परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके बाद फिर से फैशन शो शुरू हो जाएगा। आपको जल्दी कुछ करना होगा। मेरे बेटे ने इस फैशन शो के लिए बहुत मेहनत की है। सामने से ऋषि का रिप्लाई आता है, जो हुकुम मेरी मल्लिका, आपने कह दिया और काम हो गया है। आज रात आतिश के मास्टरपीस को एक ऐसी फिगर मिलेगी जो सच में उस मास्टरपीस के लायक बनाएगी। आतिश के हर डिजाइन में तुम्हारी कला और उसका क्रिएशन दिखता है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों की पसंद कैसी है। इसीलिए तुम फिक्र मत करो। जब वो मॉडल रैंप पर वॉक करेगी तो किसी की नजर उस मॉडल पर नहीं, बल्कि उस ड्रेस पर होगी जो तुम्हारे बेटे ने मेहनत से डिजाइन की है। बस थोड़ा सा इंतजार रखो और मुझ पर भरोसा रखो। आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऋषि का इतना कहना ही काफी था कि उस पर भरोसा रखा जाए। आराध्या को ऋषि पर खुद से ज्यादा भरोसा था। आखिरकार एक बार फिर से फैशन शो शुरू हो जाता है और बाकी की मॉडल्स एक एक करके बाकी डिजाइन्स को शो करने लगती हैं। हमेशा की तरह आतिश का ये वाला डिजाइन भी काफी तारीफ बटोर रहा था और सभी ड्रेस की हाई रेंज पर बुकिंग हो रही थी। सारी मॉडल्स अपना काम करके जा चुकी थी और फैशन शो में जितनी भी डिजाइन थी सब प्रेजेंट हो चुकी थी। अब जाकर आतिश की घबराहट बढ़ रही थी और उसकी आंखों में निराशा नजर आ रही थी। तभी एंकर स्टेज पर आते हैं और अपने हाथों में माइक लेते हुए कहते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक आपने जो देखा वो तो बस एक झलक थी उस पिक्चर की जो अब आप देखने वाले हैं। आज की रात का वो खास प्रदर्शन जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं। अब तक आपने जितनी भी ड्रेस देखी हैं वो सब तो कमाल की हैं ही, लेकिन अब बारी है आपके सामने मास्टरपीस की, जो खुद डिजाइन किया है हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर
आतिश नंदा ने, जो खुद एक बहुत अच्छे डिजाइनर हैं और उनकी इस ड्रेस की प्रेरणा है उनकी माँ। तो पेश है आज रात की स्पेशल ड्रेस, वो भी आज रात की स्पेशल पर्सन, जो है इस ड्रेस की शो स्टॉपर। आतिश की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। एंकर ने किसका अनाउंसमेंट किया था? कौन था जो वो ड्रेस पहन रहा था? आतिश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। ये उसका मास्टरपीस था, वह ऐसे ही किसी के हाथों से नहीं दे सकता था। लेकिन तभी पूरे हॉल की लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट सामने की तरफ पड़ती है। आतिश हैरान रह जाता है। ये उसी का मास्टरपीस था, वो पीकॉक ऑफ डिजाइन में तैयार किया हुआ गाउन, जिसे इस वक्त एक लड़की ने पहना हुआ था। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर दुपट्टा था। यही तो आतिश का मास्टरपीस था। अपने चेहरे पर बड़ा सा दुपट्टा रखकर उस लड़की ने अपना चेहरा ढका हुआ था और वह धीरे धीरे करके उसे एक घूंघट की तरह लेकर किसी दुल्हन की तरह नजाकत से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही आतिश के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। सच में ड्रेस तो बहुत खूबसूरत थी और जिस लड़की ने उसे पहना था उसका फिगर उस ड्रेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन ये लड़की थी कौन? स्टेज के बिल्कुल फ्रंट में आकर उस लड़की ने धीरे से अपने चेहरे से घूंघट हटाया और रोशनी में उसका वो छोटा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा सबके सामने आ गया। इश्की। आतिश के मुंह से हल्की आवाज में इश्की का नाम निकलता है, क्योंकि स्टेज पर कोई और नहीं, इश्की ही थी, जो मुस्कुराते हुए आतिश का वो मास्टरपीस पहनकर खड़ी थी। इश्की को उस ड्रेस में देखकर आतिश बहुत हैरान होता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो ड्रेस इश्की पर कभी इतनी अच्छी भी लग सकती है। ये तो उसकी कल्पना से बहुत परे था, क्योंकि आतिश ने जब इस डिजाइन को बनाया था तो उसके दिमाग में सिर्फ आराध्या ही थी। वो आराध्या की खूबसूरती और सादगी को एक कपड़े का रूप देना चाहता था, इसीलिए उसे पहनने वाली भी उसी के जैसी ही होनी चाहिए थी। और इश्की हर तरीके से इस पैरामीटर पर खरी उतर रही थी। आतिश का फैशन शो खत्म हो गया था और वह शो वाकई बहुत कमाल का था। यहाँ तक कि उसकी तारीफ इंटरनेशनल लेवल पर हो रही थी। सोशल मीडिया ने उसके ब्रांड को टॉप पर पहुंचा दिया था और वह कामयाबी देखकर आराध्या की आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हो रही थी। इस समय आतिश अपने ब्रांड के लिए इंटरव्यू दे रहा था और बाकी सब लोग हाल में मौजूद थे, क्योंकि शो के बाद वहां पर पार्टी थी। यहाँ तक कि ओजस और काम्या के साथ बाकी सभी वहीं पर मौजूद थे और सब आतिश के काम से बहुत ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ ग्रीन रूम में सारी मॉडल अपने अपने कॉस्ट्यूम बदल चुकी थी और सब आज के शो के लिए बहुत खुश थीं। लेकिन जब वहां पर इश्की अपने नॉर्मल कपड़ों में आई तो सब उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इश्की कहीं से भी मॉडल नहीं लग रही थी। पर आज आतिश के मास्टरपीस को पहनकर वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक लड़की इश्की के पास आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम तानिया है। वैसे मैंने आपको पहली बार फैशन शो में देखा है। आप कौन सी फैशन एजेंसी से हैं और अब तक कितने फैशन शो में काम किया है? उसकी बात सुनकर इश्की हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई फैशन एजेंसी से नहीं हूँ,
और ना ही मैं कोई मॉडल हूँ। मैं तो एक सिंपल सी लड़की हूँ। सभी मॉडल बहुत हैरान थी। तानिया ने हैरानी से कहा, अगर तुम एक सिंपल सी लड़की हो तो फिर आतिश नंदा के फैशन शो में क्या कर रही हो? और तुमने आतिश नंदा का डिजाइन किया हुआ वो मास्टरपीस क्यों पहना था? इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कपड़ा तो मुझे ऋषि पापा जी ने दिया था पहनने के लिए। उन्होंने कहा था उसे पहनकर मुझे स्टेज पर जाना है, वहां 5 मिनट खड़े रहना है और वहां से वापस आ जाना है। मैं बस वही किया जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा था। सारी मॉडल का मुंह एकदम से खुला का खुला रह गया। मतलब कि इश्की को पता ही नहीं था कि उसने क्या किया है। वह बस उस कपड़े को एक सिंपल सा कपड़ा समझ रही थी और वही किया जो उसे ऋषि ने करने के लिए कहा था। उसे नहीं पता था कि वह फैशन शो में शो स्टॉपर की जगह ले रही है और वह मास्टरपीस आतिश के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। उसके लिए वह सिर्फ एक नॉर्मल सा कपड़ा था और उसने वही किया जो ऋषि ने करने के लिए कहा था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि बाहर खड़ी ये सारी लड़कियां इतनी बड़ी हाई लेवल की मॉडल हैं कि जिनकी एक रैंप वॉक की कीमत लाखों में चार्ज होती है। एक दूसरी लड़की नताशा, जिसका नाम था, उसके पास आई और उसने कहा, तो तुमने बस यूं ही वो फैशन शो कर लिया और बिना किसी चार्ज के तुम आतिश नंदा का मास्टरपीस पहनकर रैंप भी कर आई? इश्की ने हाँ में सिर हिलाया तो सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। तानिया ने जल्दी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इश्की ने उसे देखते हुए कहा, मेरा नाम इश्की है। तानिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, देखो इश्की, तुमने जो अभी अभी किया है ना, वो बहुत बड़ा काम है और इसके बहुत पैसे बनते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और तुमने इसे फ्री में कर दिया। हम में से कोई ये काम करता है तो इसके लाखों में चार्ज करता, पर तुमने तो उसे फ्री में कर दिया। और अगर तुम ये काम फ्री में कर दोगी तो लोग तुम्हारे इस काम का फायदा उठाएंगे। इश्की के चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने सोचते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे? मुझे तो ये करने के लिए खुद ऋषि पापा जी ने कहा था। तानिया अपना सिर पीट ली और उसने कहा, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बड़े लोग ना होते ही ऐसे हैं। छोटे मोटे मॉडल का ऐसे ही फायदा उठाते हैं। तुमने जो भी रैंप वॉक किया वो बहुत यूनिक था और ऐसे मास्टरपीस के साथ तुम्हारी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनी है। सोचो, तुम कितनी बड़ी मॉडल बन चुकी हो। तो तुम नंदा फैशन हाउस से इस वक्त के लिए पैसे चार्ज करना और अगर कुछ ना हो तो भी 5 लाख से नीचे तो मानना ही मत। नताशा ने भी जल्दी से कहा, हाँ तानिया बिल्कुल सही कह रही है, 5 लाख तो होने ही चाहिए। हमने भी तो यहाँ पर वॉक किया है और हम सबको भी इसके पैसे मिले हैं। लेकिन तुमने तो मास्टरपीस पहना है, इतना तो बनता है। इश्की एकदम से हंसने लगी। वह ऐसे हंस रही थी जैसे किसी ने चुटकुला सुना दिया हो। उसको हंसते देख सभी मॉडल हैरानी से उसे देख रही थी। इश्की ने उन सबको देखते हुए कहा, आप सब मजाक कर रही हैं क्या? एक कपड़ा पहनकर स्टेज पर 2 मिनट चलने को इसलिए आप लोगों ने पैसे चार्ज किए हैं? अरे इतना सा काम तो हम लोग यूं ही सारे दिन में कितनी बार कर लेते हैं। तानिया ने नाराज होते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? हमारे प्रोफेशन का मजाक कैसे उड़ा रही हो? तुम जो घर में चलती हो उसमें और हम जो रैंप वॉक करते हैं उसमें फर्क होता है। हम प्रोफेशनल मॉडल हैं, तुम्हारी तरह नहीं है जो कहीं से भी आ जाएंगे और एक वॉक
करके खुद को मॉडल समझने लगेंगे। इश्की हंसते हुए बोली, हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं मॉडल हूँ? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं मॉडल हूँ। आप लोगों को कहाँ से मैं मॉडल नजर आती हूँ? अरे मुझे तो रैंप वॉक करने को कहोगे तो मैं भैंस वॉक कर दूंगी। मुझे नहीं आता ये रैंप वॉक वगैरह। और पैसों के लिए काम आप ही लोग कीजिए। मैंने वो काम अपनों के लिए किया है जिसकी आप बात कर रही हैं ना, वो आतिश नंदा मेरे होने वाले पति हैं और ऋषि पापा जी उनके पिता हैं। ये फैशन हाउस मेरा ससुराल है। इश्की की बात सुनकर वहां खड़ी हर मॉडल की आंखें एकदम बड़ी हो गईं और सब हैरानी से देख रही थी। तानिया ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में आतिश नंदा की होने वाली फ्यूचर वाइफ हो? पर तभी नताशा उसके पास आ गई और उसे रोकते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? कैसे फालतू सवाल कर रही हो? आतिश नंदा जैसे बड़े फैशन डिजाइनर का मास्टरपीस पहनकर बिना किसी पैसों के रैंप वॉक किया है इसने, तो ऐसे ही थोड़ी ना किया होगा। जो कह रही है उसमें सच्चाई होगी तभी इतनी कॉन्फिडेंस होकर बोल रही है। इश्की अपना झोला उठाती है और उसे अपने कंधे पर रखते हुए बोली, अच्छा आप लोग बैठकर यहाँ पर आराम से सोचते रहिए कि किसके कितने पैसे बने। मैं जा रही हूँ पार्टी में। अरे मेरे ससुराल वालों ने पार्टी रखी है तो मेरा जाना तो बनता है ना। ऐसा कहते हुए इश्की आगे बढ़ रही थी लेकिन नताशा उसे रोकते हुए बोली, सुनिए इश्की जी। इश्की रुक गई तो नताशा उससे बोली, आप पार्टी में जा रही हैं? फिर तो आप सच में नंदा खानदान के बहुत करीब हैं। लेकिन हम लोग पार्टी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ मॉडल हैं। पार्टी में हमें इनविटेशन नहीं है। हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया है। पर आप तो पार्टी में जा रही हैं ना, वहां पर तो और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप ऐसी पार्टी में कैसे जा सकती हैं? आप तो इतने बड़े खानदान की होने वाली बहू हैं। ऐसे में आप इतनी सिंपल तरीके से लोगों के सामने क्यों जा रही हैं? चलिए हम आपको तैयार कर देते हैं। इश्की एकदम हैरानी से उसे देखती रह गई तो तानिया भी जल्दी से बोली, जी इश्की मैडम, हम आपको तैयार कर देते हैं और आपको बहुत खूबसूरत बनाकर पार्टी में भेजेंगे ताकि सबकी निगाहें आपके ऊपर ही हो पार्टी हॉल में। इस वक्त पार्टी जोरों पर चल रही थी। आतिश की तारीफ हर तरफ हो रही थी और सब उसके काम की सराहना भी कर रहे थे। अपने बेटे की कामयाबी देख कर आराध्या बहुत खुश हो रही थी। तेजस और राजवीर इस वक्त एक तरफ खड़े थे और आतिश थोड़ी ही दूरी पर खड़ा अपना इंटरव्यू दे रहा था। उसका इंटरव्यू बस खत्म होने ही वाला था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ धमाकेदार प्लान करने की सोच रहा था। मृणाल जल्दी से तेजस के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये आतिश का इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ क्या? मुझे भूख लग रही है। उन दोनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। राजवीर ने मृणाल से कहा, सोचना भी मत यहाँ से कहीं जाने की। अभी हमें अपना डांस परफॉर्मेंस भी तो दिखाना है। मृणाल ने मुंह बनाते हुए कहा, पता है, तभी तो कह रही हूँ, खाली पेट डांस कैसे करूंगी। उसके ऐसे मुंह बनाने पर तेजस और राजवीर दोनों की हंसी छूट जाती है। आतिश का इंटरव्यू खत्म होता है और वो अपने दोस्तों के पास आते हुए कहता है, तैयार हो तुम लोग? तेजस ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल तैयार हैं।
हमारा डांस देखकर सारी महफिल अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेगी। अरे भाई, 3 हैंडसम लड़के और एक खूबसूरत लड़की स्टेज पर नाचेंगे तो बवाल तो होगा ही। आतिश ने इधर-उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा, लड़की कौन है यहाँ पर? मृणाल की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और उन दोनों की हंसी छूट जाती है। मृणाल ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, इसलिए तो मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करती। तुम लोग मुझे लड़की मानते ही नहीं, बाहर वाले भी मुझे लड़की नहीं मानते। आतिश बिल्कुल दोस्ती के अंदाज में मृणाल के कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपने करीब करते हुए कहता है, अरे किसने कहा कि तू लड़की है? तू तो हमारा ब्रो है। हमारे बॉयज गैंग में तो एकलौता मर्द नजर आती है। वो तो तेरे बाल बड़े हैं और कपड़े कभी कभी अजीब से पहन लेती है, वरना हम तो तुझे लड़कियों की कैटेगरी में गिनते ही नहीं। मृणाल ने अपनी खा जाने वाली निगाहों से आतिश को देखा, लेकिन आतिश की बातें सुनकर उसे हंसी भी आ जाती है। वो जानती थी कि उसके दोस्त बचपन से ही ऐसे हैं। वो उसकी टांग खींचते भी हैं और उसके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन उनकी सबकी जान भी उसी में बसती है। आतिश अपना ब्लेजर उतार देता है और जैसे ही उसने अपनी आस्तीन को कोहनी तक फोल्ड किया और उसके हाथ की नसें नजर आने लगी, मृणाल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, संभल के आतिश, तुम्हारे इस अंदाज से महफिल में बिजलियां गिरने लगेंगी और यहाँ मौजूद लड़कियां तुम्हारे लिए अपनी जान हथेली पर रख लेंगी। इतने हैंडसम मत लगो। अचानक से तेजस की हंसी छूट जाती है और उसने कहा, हाँ, आतिश को देखकर लड़कियों पर बिजलियां गिरेंगी और उसे देखकर आतिश पर पूरा ब्रह्मांड गिर जाएगा। क्या देखकर? राजवीर ने जैसे ही कहा, तेजस ने उसे दरवाजे की तरफ देखने का इशारा किया। उसके साथ साथ आतिश और मृणाल ने भी दरवाजे की तरफ देखा और उन चारों की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। आतिश का मुंह इतना बड़ा खुल गया कि उसमें 2 रसगुल्ले एक साथ फिट हो जाएं। मृणाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से आतिश की ठुड्डी पर हाथ रखा और उसका मुंह बंद करते हुए कहा, मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। वैसे जितना बड़ा मुंह खोला है, ऐसे में तो मगरमच्छ भी जा सकता है। राजवीर ने भी अपने हाथ हवा में ऐसे हिलाए जैसे उसे गर्मी लग रही हो और तेजस के कंधे पर अपना दूसरा हाथ टिकाते हुए कहा, क्या बात है यार, अपनी झल्ली इतनी खूबसूरत लग सकती है, कभी सोचा नहीं था। तेजस ने भी लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, सच में आज तो इश्की कमाल लग रही है। आराध्या मामी जरूर इसकी नजर उतारेंगी। मृणाल ने धीरे से उसके कानों में कहा, नजर तो उतरनी बनती है, क्योंकि किसी और की लगे या ना लगे, आतिश की नजर पक्का लगेगी। देखो, खड़ा खड़ा उसे ही देख रहा है, एक बार भी पलक नहीं झपकाई है। सब लोग आतिश को देख रहे थे, जिसकी नजर दरवाजे पर खड़ी इश्की पर टिकी हुई थी। इश्की ने फुल स्लीव के साथ फुल लेंथ गाउन पहन रखा था, वो भी डायमंड एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला। उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके ऊपर डार्क स्मोकी मेकअप था। होठों पर न्यूड लिपस्टिक और कानों में बड़े-बड़े ईयररिंग्स थे। उसके वो नाजुक होंठ देखकर आतिश का दिल एकदम बेचैन हो गया और उसकी नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थी। इश्की ज्यादातर अपने बालों की चोटी बनाकर रखती थी या फिर उन्हें अजीब ढंग से बांध लेती थी। उसके खुले हुए बाल देखकर आतिश उनमें उलझ रहा था और उसकी निगाहें इश्की पर जमी हुई थी। परिवार वालों ने भी इश्की को देख लिया था।
काम्या उसके पास आती है और उसे बाकी सबके पास ले जाती है। सब लोग इश्की की तारीफ कर रहे थे। आराध्या ने तो सच में उसकी बलाई ले ली। इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन आतिश अभी भी उसे देख रहा था। मृणाल ने आतिश के कंधे से कंधा टकराते हुए कहा, क्या कर रहा है? आंखों से खाकर ही मानेगा क्या? अचानक आतिश होश में आता है और नकली खांसी के साथ इधर-उधर देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो स्टेज पर चलो, हमें डांस परफॉर्मेंस देनी है। ना, तेजस हंसते हुए बोला, भाई हम तो तैयार हैं, तेरा ही नैन मटक्का खत्म नहीं हो रहा। आतिश ने घूर कर देखा तो राजवीर, तेजस और मृणाल तीनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। आतिश ने भी एक नज़र इश्की को देखा जो उसे ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। आतिश ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और स्टेज पर चला गया। जैसे ही वो चारों स्टेज पर पहुंचे, सब लोग उन्हें देखने लगे। वैसे भी आतिश का डांस सारे शहर में मशहूर था। यहाँ तक कि हाई स्कूल में उसने एक टीवी रियलिटी शो के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और फाइनल विनर बनने से पहले ही बाहर हो गया था, क्योंकि जो लड़का विनर बना था वो किसी गांव का बहुत गरीब लड़का था और उसके लिए ये शो जरूरी था, वरना जीतना आतिश का ही तय था। आतिश को स्टेज पर देखकर वहां की सभी लड़कियां अपनी आंखें उस पर गड़ाए हुए थी। उन्हें ऐसे देखकर इश्की के चेहरे पर जलन की हल्की सी झलक आ गई। आतिश ने एक नज़र म्यूजिक पर बैठे लड़के को देखा और उसे म्यूजिक प्ले करने का इशारा किया। लड़के ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और म्यूजिक प्ले करने की कोशिश की। आतिश अपने दोस्तों के साथ पोजीशन पर खड़ा था। वो राइट साइड में खड़ा था, जबकि मृणाल सेंटर पर थी और तेजस राजवीर दूसरी तरफ खड़े थे। तीनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी, लेकिन जब 2 मिनट तक म्यूजिक प्ले नहीं हुआ तो सब लोग उस लड़के की तरफ देखने लगे। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने जल्दी से म्यूजिक सिस्टम के कुछ बटन दबाए, लेकिन म्यूजिक फिर भी प्ले नहीं हुआ। आतिश के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने सामने खड़े सभी लोगों की तरफ देखा जो आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। आतिश जल्दी से स्टेज से उतरता है और लड़के से कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें म्यूजिक प्ले करने के लिए कहा है। लड़के ने जल्दी से कहा, सर मैं क्या करूं? दरअसल ये सिस्टम जिस इंसान का है वो अभी मौके पर सब छोड़कर भाग गया। उसे कहीं जरूरी जाना था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे बजाऊं कैसे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें गाना कहाँ से चलता है। आतिश ने इतने बड़े सिस्टम को देखा और गुस्से में कहा, मुझे ये सब नहीं पता। चुपचाप म्यूजिक प्ले करो, वरना तुम्हारी एजेंसी बंद करवा दूंगा। लड़का घबरा गया। उसने जल्दी से फिर कुछ बटन दबाए, लेकिन म्यूजिक फिर भी प्ले नहीं हुआ। स्टेज पर खड़े बाकी तीनों लोग भी परेशान हो गए थे और लोग उनके बारे में ही कुछ न कुछ कह रहे थे। इश्की ने ये सब सुन लिया और वो जल्दी से आतिश के पास आती हुई बोली, क्या हुआ मिस्टर फायरक्रैकर? आप डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? इश्की ने आतिश की परेशानी समझ ली थी। वो जल्दी से आतिश के पास आते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर फायरक्रैकर, अब डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? सब लोग आप ही को देख रहे हैं। आतिश ने गुस्से में इश्की को देखते हुए कहा, बिना म्यूजिक के क्या भांगड़ा करूं?
इश्की हैरानी से म्यूजिक सिस्टम को देखते हुए बोली, अगर म्यूजिक नहीं है तो फिर ये इतना तामझाम क्यों लगा रखा हुआ है? इससे अच्छा तो हमारे अनाथ आश्रम में बजाने वाला ढोल आ जाता। ढोल के साउंड पर तो भांगड़ा भी अच्छा होता है। आतिश अपना सर पीट लेता है और इश्की को देखते हुए कहता है, छिपकली, मेरा दिमाग वैसे ही गर्म है। मैं तुम्हें कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि माँ यहीं पर है, और अगर मैं तुम्हें कुछ कह दिया तो मेरी माँ ना जगह देखेगी ना माहौल। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम उनकी औलाद हो। हाय। इश्की ने शर्माते हुए अपना आधा चेहरा छुपा लिया। तो आतिश गुस्से में कहता है, ये म्यूजिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है। हम सब बेवकूफों की तरह स्टेज पर खड़े हैं। इश्की उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। उसने म्यूजिक सिस्टम को देखते हुए कहा, अगर गाना ही नहीं चलेगा तो आप लोग डांस किस पर करेंगे? अब तो एक ही तरीका है। आतिश ने जैसे ही ये कहा तो इश्की तुरंत पूछती है, कौन सा तरीका? आतिश जल्दी से माइक इश्की के हाथ में देता है और कहता है, तुम अपने फोन से गाना चलाओ और माइक के सामने कर देना। इससे वो गाना सारे हॉल में बजने लगेगा और हम लोग उस पर डांस कर देंगे। कोई अच्छा सा पॉप सॉन्ग लगाना। इश्की ने जब ये देखा तो वो एकदम से हैरान हो जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और उसने तुरंत आतिश से कहा, नहीं मिस्टर फायर क्रैकर, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। आप ये काम किसी और को दे दीजिए। दरअसल मैं प्रीति का फोन लेकर आई हूँ अभी सिर्फ आज रात फोटो खींचने के लिए, और उसके फोन में सिर्फ एक ही गाना है। क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। तेजस ने आतिश को देखते हुए कहा। तो आतिश ने जल्दी से माइक इश्की के हाथ में रखते हुए कहा, जो भी गाना है उसे प्ले करो। स्टेज पर खड़े होकर इंसल्ट करवाने से तो अच्छा ही है तुम बस गाना प्ले करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। इश्की एकदम से आतिश को जाता हुआ देखती रह जाती है। उसके एक हाथ में उसका टूटा फूटा एंड्रॉयड फोन था और दूसरे हाथ में माइक। उसने एक नजर आतिश को देखा जो अब तक स्टेज पर जा चुका था और बाकी सबको उसने तसल्ली से खड़े रहने का इशारा किया। उसके बाद उसने अपनी आंखें दिखाकर इश्की को गाना प्ले करने के लिए कहा। इश्की ने घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया और अगले ही पल अपने फोन से उसने गाना प्ले कर दिया। नाल सेंटर पर खड़ी थी और बाकी सब अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े थे और सब लोग उनके डांस का इंतजार कर रहे थे। वो सब किसी रॉक सॉन्ग के बैंड की तरह एक स्टाइल के साथ खड़े थे और तभी गाना प्ले होता है। हम सरफिरे बिगड़े हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम हैं और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। सारी महफिल में एक साथ हंसी के ठहाके लगने लगे। यहाँ तक कि काम्या, प्रियंका और आराध्या भी हंस रही थी। मीरा ने जल्दी से सीटी बजाई और उन चारों को देखते हुए कहा, बिल्कुल सही गाना चुना है तुम लोगों ने। चारों पर एकदम सूट करता है। हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है? खोटे सभी सिक्कों की ये टकसाल है। हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। ऋषि अभी अभी वहां आया था और ये गाना सुनकर और स्टेज पर उन चारों को देखकर उसकी भी हंसी निकल गई।
वो आराध्या के पास आता है तो आराध्या उसे देखकर और जोर से हंसने लगती है। ऋषि को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि इस पागलपंती के पीछे इश्की का ही हाथ हो सकता है। तो वहीं स्टेज पर खड़ा आतिश अपनी गुस्से भरी नजरों से इश्की को देख रहा था। तो इश्की ने किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी पलकें फड़फड़ाना शुरू कर दिया और अपने कंधे उठाते हुए उसने अपनी आंखों से ही कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे फोन में एक ही गाना है और वो भी सिचुएशन के लिए नहीं है। इश्की ने फोन बंद कर दिया और माइक भी साइड में रख दिया। आतिश ने कसकर अपनी आंखें बंद की और बाकी सारी महफिल हंस रही थी, लेकिन वो आतिश पर नहीं हंस रही थी। एक बिजनेसमैन आगे आता है और आतिश से कहता है, कोई बात नहीं साहबजादे, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। वैसे आप लोगों का डांस देखने में इतना एंटरटेनिंग नहीं होता जितना ये नज़ारा देखने में हुआ है। एक दूसरा शख्स उसके पास आता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आतिश का डांस तो हमने कई बार देखा है, लेकिन आज तो सच में आतिश ने और उसके दोस्तों ने हंस हंस कर हम सबका खून 100 ग्राम बढ़ा दिया है। तेजस, मृणाल और राजवीर को तसल्ली हुई कि कम से कम किसी को बुरा तो नहीं लगा था। सब यहाँ पर खुश ही नजर आ रहे थे। तभी एक सर्वेंट आतिश के पास आता है और उसका फोन देते हुए कान में कुछ कहता है। आतिश की आंखें एकदम से चमक जाती हैं और उसने फोन उठाकर कान में लगाया। वो किसी से कुछ बात करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके ऐसे जाते देख सब हैरान हो जाते हैं। इसी बीच आराध्या ऋषि के पास आ गई। उसने मायूसियत के साथ कहा, सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, गलती से गड़बड़ हो गई। ऋषि ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाता है। वैसे भी किसी को बुरा नहीं लगा। तेजस, राजवीर और मृणाल भी स्टेज से नीचे आ गए थे और अपने अपने पेरेंट्स के पास आकर खड़े हो गए थे। तभी एक बार फिर से पूरे हॉल की लाइट चली जाती है और एक सेंट्रल लाइट स्टेज पर ही थी जहां पर आतिश खड़ा था। लेकिन इस बार माइक आतिश के हाथों में था। उसने मुस्कुराते हुए सबको देखा और कहा, आप सबका के शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी जो हुआ वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। दरअसल मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ वक्त और रोकना चाहता था ताकि मैं आप सबको किसी खास इंसान से मिला सकूं। ये कहते हुए आतिश की नज़र इश्की पर जाती है। इश्की की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आराध्या और ऋषि भी हैरान हो जाते हैं, कहीं आतिश इश्की को सबके सामने तो नहीं लाने वाला है। आतिश ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और फिर आराध्या को देखते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने का फैसला किया है और मैं चाहता हूं कि आप सब इस फैसले में मेरा साथ दें। इश्की के चेहरे पर गुलाबी रंगत आ गई और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। साथ ही उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वो थोड़ी शर्मा भी रही थी। उसे खुद ही नहीं पता चला कि उसकी पलकें कब झपकने लगी। आराध्या ने ऋषि की बाजू पकड़ ली। वो एकदम से हैरानी से ऋषि को देख रही थी तो ऋषि भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उन सबको भी इसी पल का इंतजार था। उसने एक नज़र इश्की को देखा, जो शर्माते हुए वहीं खड़ी थी। यहाँ तक कि बाकी सबकी नजरें भी इश्की की तरफ थीं।
मृणाल ने जल्दी से इश्की को देखकर थम्स अप दिखाया और उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा किया। तेजस और राजवीर भी उसे अपने दोनों हाथों के थम्स अप वाले अंगूठे दिखाते हुए बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे। आतिश ने अपना हाथ उठाया और इश्की की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा हाथ थाम कर सबके सामने आओ और सबको पता चले कि आतिश नंद की पसंद कितनी लाजवाब है। इश्की का चेहरा एकदम से लाल हो गया था और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने एक हाथ अपने दिल पर रखा, दूसरे हाथ से उसने अपने ड्रेस को मुट्ठियों में कस लिया। उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसके कंधे पर किसी की टक्कर लगती है। वो हैरान हो जाती है। एक लड़की ठीक उसके बाजू से निकलकर सामने की तरफ जाती है और उसने तुरंत आतिश के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर इश्की की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और आतिश उस लड़की को स्टेज पर लेकर आता है और सबके सामने कहते हुए कहता है, मीट माई गर्लफ्रेंड आयशा। आतिश और आयशा स्टेज पर खड़े थे और सब लोग आंखें फाड़े उन्हें ही देख रहे थे। आयशा ने एक गोल्डन रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसने डायमंड के इयररिंग्स पहन रखे थे। इसके अलावा उसकी आंखों में काजल लगा हुआ था और उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। साथ ही उसके गालों में डिंपल भी पड़ रहे थे। उसने एक हाथ में बहुत महंगी घड़ी और दूसरे हाथ में कंगन पहन रखे थे। आतिश ने उसे कमर से थामे हुए अपने करीब कर रखा था और उसकी नजरें सबके ऊपर थीं। सबके चेहरे पर जो हैरानी के भाव थे, ये देखकर आतिश को अंदाजा हो गया था कि बम फूटने वाला है। आराध्या के तो होश उड़ गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरानी से ऋषि की तरफ देखा, जिसके खुद के होश उड़े हुए थे। उसने भी आराध्या की तरफ देखा और आंखों से ही बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी आराध्या का ध्यान अपने पास खड़ी इश्की पर जाता है। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत इश्की की तरफ देखती है। इश्की का पूरा चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के किनारे पर आंसू ठहरे हुए थे। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से अपना एक पैर उठाया और पीछे कदम लेने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे जा पाती, आराध्या ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। इश्की ने अपनी हताशा भरे चेहरे के साथ आराध्या को देखा, लेकिन आराध्या ने तुरंत उसे देखते हुए सिर ना में हिलाया। वो इश्की का हाथ मजबूती से थामे हुए उसे अपने साथ खड़ा करती है और आतिश को देखने लगती है, जो आयशा के साथ खड़ा था। रणवीर, ओजस, तेजस, काम्या, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि आतिश के दोस्त भी ये देखकर हैरान थे। आतिश की जिंदगी में कोई लड़की है और उन्हें इस बात का आभास तक नहीं है, ये तो नामुमकिन है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा आतिश के आसपास सिर्फ इश्की को ही देखा है और सबने आतिश के साथ इश्की को ही कल्पना की थी, लेकिन किसी दूसरी लड़की को आतिश के साथ देखकर वो सब दंग रह गए। प्रियंका गुस्से में आतिश के पास आती है और उसे डांटते हुए कहती है, क्या हरकत है ये आतिश? क्या है ये सब? कौन है ये लड़की? और इस तरीके से तुम इसे सबके सामने कैसे ला सकते हो? प्रियंका की आवाज सुनकर आयशा के चेहरे पर घबराहट आ गई और उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया, लेकिन आतिश ने उसका हाथ थामे हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और उसके बाद आतिश ने प्रियंका को देखते हुए कहा, मामी बुआ, सबसे पहले तो पार्टी में इस तरीके से चिल्लाकर आप आयशा की बेइज्जती कर रही हैं। और अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो इसके लिए बाद में बात करेंगे। अभी सबसे पहले मेहमानों को विदा कीजिए। यहाँ पर इतने सारे लोगों को सिर्फ इसलिए रोके रखा था ताकि सब लोग आयशा से मिल सकें। एक बार मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद मैं सभी के सवालों के जवाब दूंगा। ऋषि का चेहरा साफ था। वो बस देखना चाहता था कि आतिश करना क्या चाहता है, और इसके अलावा आयशा के चेहरे पर डर और घबराहट भी उसने देख ली थी। आखिरकार सारे मेहमान चले जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ परिवार के लोग और आतिश के दोस्त मौजूद थे, जो आतिश से जवाब की उम्मीद कर रहे थे। प्रियंका एकदम से उसके पास आती है और कहती है, आतिश, क्या बेहूदगी है ये? तुम इश्की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या किया है मैंने इश्की के साथ? आतिश ने तुरंत कहा। तो सबकी आंखें बड़ी हो गईं और सब हैरान रह गए। काम्या ने कहा, आतिश, तुम्हारा और इश्की का रिश्ता बहुत पुराना है और तुम इस तरीके से किसी दूसरी लड़की को सामने लाकर इश्की के प्यार की बेइज्जती कर रहे हो। आतिश हंसते हुए बोला, काम्या आंटी, आप तो इस तरीके की बातें मत करिए। और इश्की के साथ मेरा कब कोई रिश्ता रहा है? मैंने कब कहा है कि मैं इश्की से प्यार करता हूँ, या फिर मैंने उससे शादी का कोई वादा किया है? आतिश इश्की को देखते हुए कहता है, बोलो इश्की, कभी कहा है मैंने तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ? इश्की के कान में इस समय कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। उसकी दुनिया एकदम से सुन्न हो गई थी और उसे किसी की आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। आंखों के किनारे आंसू रुके हुए थे, लेकिन आराध्या ने जिस तरीके से उसका हाथ थामा हुआ था, उसी ने उन आंसुओं को बहने नहीं दिया था। मृणाल बोली, आतिश, कुछ चीजें बोलने से नहीं होती हैं, बल्कि महसूस की जाती हैं। और हमने महसूस किया है कि तुम्हारा और इश्की का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। इश्की तुमसे बचपन से प्यार करती है और तुम एक दिन ऐसे ही अचानक किसी लड़की को सामने लाकर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। आतिश ने तुरंत कहा, सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से इस तरीके के बेवकूफ भरे सवालों की उम्मीद नहीं करता हूं। तुम सब मुझे अच्छी तरह जानते हो। अगर मेरी जिंदगी में कुछ होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताता। आयशा की मेरी जिंदगी में होने की बात मैंने बस इसीलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम सब सबसे पहले जाकर ये बात इश्की को ही बताओगे। और जहां तक बात रही इश्की की, तो मैंने उसे कभी कोई उम्मीद नहीं दी थी। यहाँ तक कि मैंने उसे नजरअंदाज भी नहीं किया है। मैं तो चाहता हूं कि उसे कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। और जहां तक बात रही मेरे और उसके साथ होने की, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि उसकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है और न ही मुझे वो कभी पसंद थी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन बस उसके साथ मेरी वाइब मैच नहीं होती। प्रियंका ने गुस्से में कहा, अच्छा, उसके साथ तुम्हारी वाइब मैच नहीं होती और इस लड़की के साथ होती है? और तुम कैसी लड़की हो? हम तुम्हें नहीं जानते हैं। कब मिली हो तुम आतिश से? कैसे जानती हो उसे? और कैसे तुमने आतिश को अपने जाल में फंसाया है? हम जानते हैं अपने बच्चों को इस तरीके से एक
दिन में कोई किसी के प्यार में नहीं पड़ सकता है। अरे, जब सालों से उसे इश्की से प्यार नहीं हुआ तो एक दिन में तुमसे प्यार कैसे हो गया? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आतिश का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ था और इश्की की नजरें आयशा के हाथ पर थीं, जो उसने आतिश का पकड़ा हुआ था। ये देखकर उसके दिल में एक गहरी चोट पहुंची। प्रियंका ने गुस्से में आयशा से कहा, क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? हमें सुनना है कि कैसे फंसाया तुमने हमारे बेटे को। क्या किया तुमने ऐसा कि आतिश ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे साथ प्यार का ऐलान कर दिया है? हम जानते हैं कि तुमने ही कुछ किया होगा। हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बताओ, क्या सच है? लेकिन आतिश ने तुरंत आयशा को पीछे किया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। वो बिल्कुल आयशा और प्रियंका के बीच खड़ा होते हुए कहता है, आप को जो भी सवाल करने हैं, आप मुझसे कीजिए। आपको सच जानना है ना? तो सच ये है कि मैं आयशा से प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा। रणवीर गुस्से में कहता है, ये बात हम इस लड़की के मुंह से सुनना चाहते हैं। आतिश ने सबको देखते हुए कहा, आयशा बोल नहीं सकती है। जैसे ही आतिश ने सबको यह बताया कि आयशा बोल नहीं सकती है, सबकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं और सब हैरानी से उसे देखने लगे। यहाँ तक कि आराध्या की भी आंखें तुरंत आशा के ऊपर चली गईं, जो डर से आतिश के पीछे छुपी हुई थी। उसकी मासूम निगाहें और फड़फड़ाते हुए होंठ उसके डर का आभास करवा रहे थे। इश्की भी एकदम से सुन्न हो गई थी। उसकी पलकें धीरे धीरे नीचे झुक गईं। उसने अपना हाथ आराध्या के हाथ से छुड़ाया, लेकिन इस बार आराध्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चुपचाप उसने इश्की को छोड़ दिया। इश्की अपना हाथ चलाते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी, पर इससे पहले कि वह वहां से निकल पाती, ऋषि उसके सामने आ गया और ना में अपना सर हिला दिया। इश्की की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि इसके आगे रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऋषि ने इश्की का हाथ पकड़ा और उसे वापस सबके साथ लाते हुए कहा, घर चलकर बात करेंगे। 1 घंटे बाद सब लोग नंदा मेंशन के हॉल में बैठे हुए थे और सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। तभी दरवाजा खुला और आतिश अंदर आया। वह आयशा को होटल छोड़ने गया था और अभी-अभी घर वापस आया था। उसे मालूम था कि घर जाकर उसे अपने पूरे खानदान को एक साथ जवाब देना होगा। वह सबके पास आया, लेकिन इस वक्त वहां इश्की मौजूद नहीं थी, क्योंकि ऋषि ने उसे ड्राइवर के साथ आश्रम भेज दिया था। वह नहीं चाहता था कि इश्की और ज्यादा खुद को परेशान करे। उसने आतिश की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऋषि ने आतिश से पूछा, क्या है ये सब? आतिश, कौन है वो लड़की? आतिश ने बिना किसी भाव से कहा, मिस्टर नंदा, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मुझे जो कहना था वो मैं वहां कह चुका हूँ। आयशा मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन प्रियंका ने गुस्से में कहा, कौन है ये आयशा? कहाँ से आ गई अचानक तुम्हारी जिंदगी में? और कैसे तुम उससे शादी करने की बात कर सकते हो? हमने हमेशा तुम्हें और इश्की को एक साथ देखा है, तो अचानक ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में कैसे शामिल हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती?
आतिश ने तुरंत प्रियंका को देखते हुए जवाब दिया। सब लोग उसे ही देख रहे थे। आतिश ने सबको देखा और फिर उसकी नजर एकदम से आराध्या पर गई, जो खुद अपना चेहरा नीचे किए बैठी थी। आतिश सीधे वहां से आराध्या के पास गया और उसके पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने आराध्या को देखते हुए कहा, माँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आराध्या की आंखों में नमी थी। उसने अपना चेहरा हवा में हिलाया, लेकिन फिर अपने हाथ के इशारे से आतिश से पूछा कि आतिश पर सबको भरोसा तो है, लेकिन इश्की का प्यार किसी को भी कमजोर नजर नहीं आ रहा था। तो फिर यह लड़की अचानक आतिश की जिंदगी में कैसे आ सकती है? उसके इस सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आतिश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मुझे किसी और को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आराध्या सबको हैरानी भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन रणवीर ने कहा, आतिश, हम सब तुम्हारे फैसले की वजह जानना चाहते हैं और कुछ नहीं। देखो, हमें आयशा से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन इश्की के लिए हमने हमेशा तुम्हें ही सही समझा है और हमें लगता था कि तुम भी इश्की को पसंद करते हो, लेकिन आज तुमने हम सबकी सोच को गलत साबित कर दिया है। ऐसे में तुम इस सवाल का जवाब दिए बिना अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। तुम कैसी लड़की से और कैसे शादी कर सकते हो जो बेजुबान है? तुम कैसे उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने की सोच सकते हो? मामा जी, अगर यही बात सालों पहले माँ के लिए किसी ने कही होती तो क्या आप सुन सकते थे? रणवीर का मुंह एकदम से बंद हो गया और ऋषि की आंखें छोटी हो गईं। आतिश ने तुरंत ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, बताइए मिस्टर नंदा, मुझे तो बड़ी दादी ने बताया था कि आपको पहले दिन ही पता चल गया था कि माँ बेजुबान है, बोल नहीं सकती। तो फिर आपने अपनी माँ को क्यों नहीं छोड़ा? क्यों अपनी शादी को निभाया, जो आपने अपनी मर्जी से की भी नहीं थी? क्यों अपनी माँ की इतनी बड़ी कमी को नजरअंदाज किया और सिर्फ उनकी अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अपनी शादी को कायम रखा? और इतने सालों में मुझे इतना तो पता ही चल गया है कि कोई कितना भी आप दोनों के रिश्ते पर सवाल कर ले, लेकिन जब वो आपको देखता है तो एक परफेक्ट कपल ही कहता है, क्योंकि किसी की कमी उसकी अच्छाइयों को नहीं छुपा सकती। आतिश ने ये बोलकर सबको खामोश करवा दिया था और सब एकदम से उसे देख रहे थे। आतिश ने आराध्या को देखते हुए कहा, बताइए माँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अपनी एक कमी की वजह से क्या आपने कभी अपने सपनों को पूरा करने में कसर छोड़ी है? मेरा और मिस्टर नंदा का आपस में जो भी बैर है, लेकिन आपने कभी भी हम दोनों में प्यार की कोई कमी नहीं रखी है और आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। यह बात सारा शहर जानता है। जब आप दोनों एक दूसरे के प्यार का सम्मान करते हैं, तो फिर आप मेरे प्यार को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आयशा बोल नहीं सकती? ऋषि ने तुरंत कहा, नहीं आतिश, हमारे इनकार की वजह यह नहीं है कि आयशा बोल नहीं सकती। अगर बात ऐसी होती तो हम आयशा के साथ हमदर्दी दिखा सकते थे, लेकिन तुम्हारे और उसके रिश्ते को स्वीकार करना हम में से किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। कल तक तो हमने आयशा का नाम भी नहीं सुना था और न ही उसके बारे में कुछ जानते थे। एक दिन में एक लड़की तुम्हारे पास आती है और तुम कहते हो कि तुम्हें उससे प्यार है, उससे शादी करना चाहते हो। और इतने सालों से जिस लड़की ने तुम्हारे
सामने अपना दिल खोलकर रखा हुआ है। तुमने साफ कह दिया कि तुम उससे कभी प्यार ही नहीं करते। आतिश ने सबकी तरफ देखा। सबकी निगाहों में यही सवाल था और सब बिना जवाब पाए वहां से जाने भी नहीं वाले थे। इसीलिए इस सवाल को ज्यादा खींचने की बजाय आतिश ने सबको इसका जवाब देना ही बेहतर समझा। उसने सबको देखते हुए कहा, आयशा से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं मुंबई गया था। एक हफ्ते में ही आयशा और मेरी जिंदगी एकदम से जुड़ गई और मैंने आयशा को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला लिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था